सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, अब देखिए अब हो रही है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, एचटीएमएल। एचटीएमएल हमारा क्या होता है? एचटीएमएल के थ्रू हम वेबसाइट्स, जो वेबसाइट्स में जो वेब पेजेस होते हैं, हम लोग उसको बनाते हैं। तो टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है कि एचटीएमएल क्या है, व्हाट इज एचटीएमएल? तो एचटीएमएल इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, आईटी इंडस्ट्री में हम लोग बेसिकली दो टाइप के टेक्स्ट को कंसीडर करते हैं। एक जो हमारा पार्ट होता है जिसको लीनियर टेक्स्ट बोलते हैं, लीनियर टेक्स्ट। ठीक है, तो लीनियर टेक्स्ट का मतलब जैसे हम लोग नोटपैड वेड में कोई फाइल लिख रहे होते हैं, वो हमारा लीनियर टेक्स्ट कहलाता है। मतलब विदाउट फॉर्मेटिंग जो टेक्स्ट होता है वो लीनियर टेक्स्ट होता है। और जब टेक्स्ट में हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं, जैसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, उसमें इमेजेस लगा दिए, ऑडियो लगा दिया, वीडियो लगा दिया, तो ऐसे हमारा जो टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट जो होता है हमारा, वो एचटीएमएल कहलाता है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। लीनियर टेक्स्ट का मतलब सिंपल टेक्स्ट जहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नहीं है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, लिंक्स, फॉर्मेटिंग के टूल्स, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, क्योंकि वेबसाइट आपका बहुत इंटरेक्टिव होता है, बहुत इंटरेक्टिव बनाया जाता है, तो वो सारा पार्ट एचटीएमएल में किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इनके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक, तो एचटीएमएल क्लियर हो गया। अगला पॉइंट हमारा है ब्राउजर। ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां पे आप वेबसाइट्स को देखते हैं। ठीक, वेबसाइट्स को विजुअल फॉर्म में आप देख रहे होते हैं, वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है? ब्राउजर कहलाता है। ठीक, तो बहुत से ब्राउजर हैं। आप लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर सुना होगा, गूगल क्रोम सुना होगा, ओपेरा सुना होगा, नेटस्केप सुना होगा, ये सब हमारे ब्राउजर हैं। ठीक, और इन ब्राउजर पे जाके हम लोग वेबसाइट्स को देखते हैं। और इसका प्रैक्टिकल बोलते हैं आप प्लीज एस्टिमल, क्या चीज मैं समझा नहीं, एक बार फिर से रिपीट करिए। विजय जी, आपका जो क्वेश्चन है उसको एक बार रिपीट करिए, मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मैंने ये बताया कि जो हमारा पार्ट एस्टिमल होता है, एस्टिमल में हम लोग ऑडियो, वीडियो और फॉर्मेटेड टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलरफुल टेक्स्ट, ये सारी चीजों को ऐड करते हैं। आप जैसे यूट्यूब भी देखते हैं, तो यूट्यूब में हमारी वीडियो अटैच होती है, यूट्यूब में कई वीडियोस आप देख रहे होते हैं। ठीक, ऐसे ही आपके पास बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सॉन्ग सुन सकते हैं और सॉन्ग देख सकते हैं। तो हम लोग ऑडियो और वीडियो को ऐड कर रहे होते हैं एचटीएमएल के थ्रू। हार्डली एक लाइन, दो लाइन की कोडिंग होती है और हमारा ऑडियो और वीडियो कनेक्ट हो जाता है हमारे सिस्टम से। ठीक, डाउनलोडिंग के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर, पीडीएफ फाइल्स, ये सारे ऑप्शंस जो आते हैं, वो सब हम लोग एचटीएमएल के थ्रू कोड करते हैं और उसको वेबसाइट पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल सबको क्लियर हो गई। एचटीएमएल इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट होता है, लीनियर टेक्स्ट नहीं होता है। ठीक, ब्राउजर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राउजर में हम वेबसाइट्स को देखते हैं जो वेबसाइट हम बना रहे होते हैं। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए यूज होता है, इसीलिए हम लोग इसको ब्राउजर बोलते हैं। ब्राउजर बोलते हैं क्योंकि बिना ब्राउजर के आप वेबसाइट नहीं देख पाएंगे। अगर आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे कोई भी ब्राउजर नहीं है, तो आप वेबसाइट को कभी भी नहीं देख सकते। ठीक, तो ये पार्ट ब्राउजर का है। और आज की तारीख में तो ब्राउजर इतने एडवांस है कि आप उस ब्राउजर के ऊपर कोडिंग कर रहे हैं। आपके ब्राउजर, आप एक इंजन की तरह काम कर रहे हैं।
ठीक, तो आज की तारीख में हमारे कुछ ब्राउजर बहुत एडवांस है, मोजिला, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये इतने एडवांस ब्राउजर हैं जहां पे हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं। ठीक, सिर्फ एचटीएमएल ही नहीं करते, बाकी भी बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका डेवलपमेंट हम ब्राउजर के अंदर कर रहे होते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया है, आगे चला जाए। मोजिला फायरफॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्राउजर है, इसमें कोडिंग भी करते हैं हम लोग और ब्राउजिंग भी करते हैं, दोनों ऑप्शन हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक, तो कई ब्राउजर है, वहां कुछ हमको सोचना नहीं है, समझना नहीं है। अब हमारा इंटरनेट से रिलेटेड टर्म स्टार्ट होता है। जो पहला टर्म हमारा है उसको डायल अप कनेक्शन होती है। मुझे लगता है कि हम लोग 98 99 में डायल अप कनेक्शन हमारे पास आया था और डायल अप कनेक्शन से हम लोग काम करते थे। इसमें होता क्या था, एक टेलीफोन लाइन होती थी, वो कनेक्ट होती थी उस मॉडेम के अंदर, और उस मॉडेम से एक वायर कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता था। तो डायल अप कनेक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता था और हम लोग नंबर को डायल करते थे, तब ये इंटरनेट से कनेक्ट होता था और फिर ये हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके हमको डेटा दिखाना शुरू कर देता था। मतलब उस समय मुझे याद है 52 kbps की लाइन हुआ करती थी डायल अप कनेक्शन में, टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता था। मॉडेम डिवाइस को बोलते हैं जो डायल अप कनेक्शन में यूज हुआ करता है। देखिए मॉडेम यहाँ लिखा हुआ दिखा आपको, मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। मॉडेम को हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इसको मिला के मॉडेम बनाया गया। ठीक, तो इसके वर्किंग क्या होती है थोड़ा दिमाग में रखिए कि कैसे काम करता है। देखिए कंप्यूटर हमारा डिजिटल है, ठीक, और जो हमारी टेलीफोन लाइन होती है वो एनालॉग होती है। जो टेलीफोन लाइन होती है वो एनालॉग होती है। ठीक, तो डिजिटल डेटा को मॉडेम एनालॉग में कन्वर्ट करता था। ठीक, फिर टेलीफोन लाइन से जो डेटा आपके कंप्यूटर में आना होता था तो फिर मॉडेम बीच में होता था, उस एनालॉग सिग्नल को वो डिजिटल में कन्वर्ट करता था। इसी पार्ट को मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं और उस डिवाइस को मॉडेम बोलते हैं। ये समझ में आ गया सबको? डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना और फिर एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना मॉडेम, इसीलिए इसको मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये नोट करना चाहे तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन सबको क्लियर हो गया है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट पार्ट हमारा है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन फिर से समझाए? अच्छा, चाय का वेट। इधर देखिए, ये हमारा कंप्यूटर है। ध्यान से देखिएगा, इससे बढ़िया एग्जांपल आपको नहीं दिया जा सकता है। ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। ऐसे ही हमारा एक कंप्यूटर इधर है। मतलब दो बंदों को आप कंसीडर कीजिए, एक बंदा एक कंप्यूटर में बैठा हुआ है, दूसरा बंदा दूसरे कंप्यूटर में बैठा हुआ। ये दिख रहा है ना आप लोग को? दिख रहा है। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पे एक छोटी सी डिवाइस हम लोग ऐड करते हैं, जिसको हम लोग मॉडेम बोलते हैं। एक डिवाइस यहाँ कनेक्ट हो गई, एक डिवाइस यहाँ कनेक्ट हो गई। ठीक है, और इसके बीच में हमारा टेलीफोन लाइन होता है। मतलब टेलीफोन लाइन हमारा ये है, ये कनेक्ट हुआ है और टेलीफोन लाइन हमारा अपना इधर फिर इस टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो गया। ठीक, मतलब एक तार जो है, एक वायर इस मॉडेम से कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है।
इस मॉडेम में एक वायर इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है और इसमें एक वायर इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ठीक, तो ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा कहलाएगा डिजिटल, ये हमारा डिजिटल कहलाएगा। ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर ये है ये भी डिजिटल है, लेकिन बीच में जो ये मीडियम जो टेलीफोन लाइन का दिख रहा है ये एनालॉग है, ये एनालॉग है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपने कोई मेल भेजा किसी बंदे के कंप्यूटर पे, तो यहाँ से जो मेल जाएगी तो ये तो डिजिटल है, लेकिन जैसे उसको यहाँ से वायर मिलेगा, ये डेटा आएगा और यहाँ से टेलीफोन लाइन पे जाएगा तो ये एनालॉग में कन्वर्ट होगा। तो ये मॉडेम का रोल होगा कि इस डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, फिर ये एनालॉग डेटा हमारा मूव होता हुआ इस मॉडेम तक पहुंचेगा। जब इस मॉडेम पे पहुंचता है तो ये एनालॉग सिग्नल जो होता है डिजिटल में कन्वर्ट होता है इसी मॉडेम के थ्रू। फिर ये डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक, आप देख रहे हैं कि मॉडेम एक ही है, लेकिन उसका रोल दो तरीके से डिफाइन हो रहा है। एक, वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया, दूसरा उसने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक, और इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। एक ऐसी डिवाइस जो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। ये अब सब कुछ क्लियर हो गया है? क्या ये सबको समझ में आ गया है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको शायद ये नहीं मालूम है या हो सकता है कि मालूम हो कि हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो वेबसाइट का जो नाम होता है उसको हम लोग डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं, लेकिन वो सारी वेबसाइट आईपी एड्रेस पे ही काम करती है। एक्चुअल में वो जो नेम होता है वो वर्चुअल नेम होता है। वो जैसे हम नाम डिफाइन करते हैं www.google.com, तो कंप्यूटर हमारा google.com नाम की चीज नहीं जानता, वो आईपी एड्रेस को जानता है। तो उस डीएनएस पे पहुंचता है, वहां से उस आईपी एड्रेस को उठाता है और आपको शो कर देता है। ठीक, ऐसा रीजन उसका वजह ये है कि ह्यूमंस को नाम जल्दी याद होते हैं, नंबर्स जल्दी याद नहीं होते। आप शायद 100 लोगों के नाम बता लेंगे लेकिन 100 लोगों के फोन नंबर नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो ये एक टेंडेंसी है और इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने वेबसाइट्स को, वेबसाइट का कैरेक्टर में नाम डिफाइन किया, ना कि न्यूमेरिक में डिफाइन किया। ठीक, ऐसा क्यों किया कि मान लीजिए कि हमने आपसे कहा एक वेबसाइट है 152.23.4589, अब ये मान लीजिए गूगल का आपका आईपी एड्रेस है। ऐसे आप कितने आईपी एड्रेस याद करके नेट पे डाल पाएंगे? लेकिन अगर हम आपसे बोले कि आपको कितनी साइट्स याद है, तो हो सकता है कि आपको 10-20 साइट्स याद हो, उनका नाम याद हो, लेकिन आईपी एड्रेस आप इस तरीके से याद नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो जितना भी इंटरनेट के अंदर जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है वो सारे कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। आईपी एड्रेस एक यूनिक वैल्यू होती है जो हर कंप्यूटर की अपनी डिफाइंड होती है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस सबको क्लियर हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल? देखिए, ये हमारा बेसिकली 3 क्लास में आईपी एड्रेसेस होते हैं। ये अभी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा बहुत ठीक से, लेकिन ये डेटा हम बड़ा करके आपको दे देंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आप फॉर्मेट जरूर नोट कर लीजिए सभी लोग कि फॉर्मेट कैसे होता है, क्योंकि वो ये पूछ सकते हैं। साइबर क्राइम में डिटेक्ट करने के लिए कि किस कंप्यूटर से डेटा भेजा गया है,
ठीक, ये आपके मोबाइल से किस मोबाइल का यूज करते हुए डेटा सेंड किया गया है, उस आईपी एड्रेस को हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस को हम लोग ट्रैक करते हैं। चलिए, अब आपको ये जरूर नोट कर लेना है कि जो क्लास ए है उसकी रेंज 1 से 126 होती है, क्लास बी की रेंज 128 से 191 होती है, क्लास सी की रेंज 192 से 223 होती है। ठीक, ये तीन हमारे आईपी एड्रेस के क्लासेस हैं। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आ रही है वो 0 से 255, ये 0 से 255, ये 0 से 255 और ये 0 से 255। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कॉम्बिनेशन आईपी एड्रेस का ऑल ओवर वर्ल्ड में है। हेलो, हाँ, तो ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिए कि क्लास ए 1 से 126, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223 तक। हम आपको ये बता रहे थे कि ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब आप सारी वैल्यूज को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। 127 हमारा लूप बैक एड्रेस कहलाता है। 127.0.0.1 इज लूप बैक एड्रेस। आपके कंप्यूटर का जो लोकल एड्रेस होता है उसकी रिकॉग्निशन लूप बैक एड्रेस से होती है, जो 127.0.0.1 होती है। ठीक है, मैं लिख दूं क्या? ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये जरूर नोट कर लीजिए कि रेंज क्या है। रेंज आपको याद करनी है, बाकी आईपी एड्रेस के डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। लूप बैक एड्रेस में लिख दे रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ दे, तो आपको मालूम होना चाहिए। लूप बैक एड्रेस, या इसको हम लोग लोकल होस्ट भी बोलते हैं। ठीक, और इसका एड्रेस होता क्या है? 127.0.0.1। ठीक, लूप बैक एड्रेस या लोकल होस्ट कहते हैं, और इसका जो एड्रेस होता है वो 127.0.0.1 होता है। ये नोट कर लीजिएगा और ये क्लासेस नोट कर लीजिएगा। अगर आप इतना कर चुके हैं तो मुझे बताइए, तो फिर हम आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं फिर हम लोग। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डोमेन नेम। अभी थोड़ी देर पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे थे, जिसको हमने आपको डीएनएस बोला था। क्या बोला था? डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। हम लोग इसी को डिटेल में आज समझ लेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको बहुत सी चीजें आ रही है, जो आप देखते तो हैं, आप जानते तो हैं, पर उसको टेक्निकली क्या डिफाइन करते हैं वो आपको मालूम होगा। ठीक है, a domain name is a way to identify and locate computers connected to the internet. This is a text name of a computer in network or internet. हमने आपको बताया था कि हम लोग टेक्सचुअल फॉर्म में कंप्यूटर का नाम रखते हैं, वही हमारा डोमेन नेम सर्वर डीएनएस कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बेसिकली डीएनएस का यूज करते हैं। अब मतलब डीएनएस को हम लोग चेंज भी कर लेते हैं, बहुत से हैकर ने डीएनएस स्पूफिंग पे काम करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, तो वो सब अलग पार्ट है। लेकिन आपको ये समझना है कि डोमेन नेम सर्वर का मतलब डोमेन क्या हुआ, जैसे yahoo.com।
xyz.com, google.com, ठीक, ये सब हमारे डोमेन नेम कहलाते हैं। और जब आप उस डोमेन नेम को अपने ब्राउजर पे एंटर करते हैं तो वो आपका आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करता है और फिर वो पर्टिकुलर वेबसाइट को उठा लेता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। जब आप www.yahoo.com लिखते हैं तो yahoo.com की रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है, वहां पर वो आईपी एड्रेस को ट्रैक करता है। जैसे आईपी एड्रेस मिलता है, आप कभी ध्यान दीजिएगा, ब्राउजर पे नीचे लिख के आता है वेबसाइट फाउंड, मतलब वो एड्रेस उसको सर्वर पे मिल गया है। जैसे वेबसाइट फाउंड लिख के आएगा, तुरंत एक मैसेज आएगा डाउनलोडिंग वेबसाइट, मतलब वो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन क्लाइंट एंड पे स्टोर की जा रही है। ठीक, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। कभी गौर कीजिएगा जब आप ब्राउजर पे किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे होंगे, www.yahoo.com जैसे लिखेंगे आपने रिक्वेस्ट सेंड की, थोड़ी देर में नीचे आपको स्टेटस बार में लिखा हुआ दिखेगा वेबसाइट फाउंड, और वेबसाइट फाउंड होते ही आपका दिखाएगा डाउनलोडिंग वेबसाइट। ठीक, और अगर नहीं मिलता है तो बोलते हैं यूआरएल नॉट फाउंड, वेबसाइट नॉट फाउंड, इस तरीके का मैसेज वो आपको भेजते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम है? अच्छा चलिए ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा जिसको हम लोग यूआरएल बोलेंगे। यूआरएल का फुल फॉर्म सभी लोग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, होता क्या है ये समझिएगा, एक कंप्लीट जो एड्रेस हम लोग लिखते हैं वो हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। देखिए ये, इस पे ध्यान दीजिए, अगर आपको ये दिख रहा हो, मैं इसको कलर भी कर दे रहा हूँ। देखिए रेड कलर में हमने लिखा है http://www.psexam.com/download.html। ठीक, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, आप यहाँ पे yahoo.com लिख दीजिए। ये जो पार्ट है, ये पूरा कंप्लीट पार्ट को हम लोग यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, इसमें HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा www.yahoo.com है, yahoo.com है, इसको डोमेन नेम बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया, ये हमारा डोमेन नेम हो गया। ठीक, और रिसोर्स नेम download.htm या download.html को हम लोग रिसोर्स नेम बोलेंगे कि हम डेटा कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं या कहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक, तो यूआरएल क्लियर हो गया। यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूआरएल एंड डोमेन नेम सर्वर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों को दिमाग में रखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा है वेब ब्राउजिंग। यूआरएल जो होता है वो यूनरी रिसोर्स लोकेटर होता है। जो आपकी वेबसाइट का पूरा एड्रेस लिखा जाता है वो आपका यूआरएल कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने लिखा http://www.yahoo.com, ये आपका पूरा यूआरएल कहलाता है। ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम किस प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं, दूसरा पार्ट हमारा डोमेन नेम कहलाता है, और तीसरा पार्ट हमारा रिसोर्स कहलाता है। तो ये पूरी लाइन ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, http, www.yahoo.com और download.html। अब ये क्लियर हो गया या अभी भी कोई डाउट है? अब क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा है वेब ब्राउजिंग और सर्फिंग। मतलब ये टर्म क्या है, तो जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप जाके डेटा को देखते हैं, ब्राउज करते हैं, उसी को वेब ब्राउजिंग और सर्फिंग बोलते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, जो डिफरेंट वेबसाइट पे जाके आप लोग वेबसाइट्स को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, उसी को हम लोग वेब ब्राउजिंग
और सर्फिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा है सर्च इंजन। सर्च इंजन आप सभी लोग नाम सुने हुए हैं, google.com, yahoo.com, bing.com। ये पॉपुलर टर्म्स हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि अल्टा विस्टा क्या है, आप बता देंगे सर्च इंजन है। एग्जाइट क्या है, लाइकॉस क्या है, याहू क्या है, गूगल क्या है, आस्क क्या है, ये सब हमारे जो है सर्च इंजन है, जहाँ पे हम डेटा को उनके डेटाबेस से सर्च कर रहे होते हैं। अगर आप पर्टिकुलर कोई मैटर को इन अलग अलग सर्च इंजन में जाके सर्च करेंगे तो आपको सेम लिंक भी मिल सकता है और अलग लिंक भी मिल सकता है। और क्या आपको मालूम है कि सर्च इंजन की जो शुरुआत हुई थी उसको याहू ने किया था। ठीक, याहू हमारा पहला सर्च इंजन था, जिसके बाद में गूगल ने पूरी मार्केट कैप्चर की। अब याहू सेकेंड पोजीशन पे आता है, मतलब 92% मार्केट शेयर गूगल का है और 8% में बाकी सारे सर्च इंजन आते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन जो होते हैं हमारे, वो मेटा कीवर्ड्स के थ्रू फाइंड आउट किए जाते हैं। हालांकि अब गूगल को सब मेटा यूज करते हैं, लेकिन मेटा सर्च इंजन का जो सेंस है वो सिर्फ इतना ही है कि जो पॉपुलर कीवर्ड्स हैं उनको हम अपनी वेबसाइट पे, अपने वेब पेजेस पे लगाते हैं। जब वेब पेजेस पे आप लगाएंगे तो उससे रिलेटेड डेटा सर्च करेगा और आपको बताएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम अगर ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट करते हैं कि कंप्यूटर क्लासेस बाय अमित सर, तो कंप्यूटर क्लासेस बाय अमित सर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे आपने कहा कि मोबाइल बिटवीन 10,000 टू 15,000, तो आपने 10,000 टू 15,000 जैसे देंगे तो आप देखेंगे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ऐसी 50 वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएंगी। फिर आप जिस पे जाना चाहते हैं वहां पे जाइए और परचेसिंग कीजिए। ठीक है, तो मेटा कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू डेटा को हम लोग सर्च करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट एक्सेस, वो हम लोग पढ़ चुके हैं आईएसपी के थ्रू, और मेरे ख्याल से एक्सट्रानेट और इंटरनेट हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। इंटरनेट में हमने आपको बताया था कि पब्लिक नेटवर्क होता है, इंट्रानेट लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताया था कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, और जो हमारा एक्सट्रानेट होता है वो हमारा दोनों के बीच में काम करता है, मतलब कुछ के लिए पब्लिक होता है और कुछ के लिए हमारा प्राइवेट होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जहां तक कि मुझे याद आ रहा है। ठीक, वेब इंडेक्स क्या होता है? वेब इंडेक्स का मतलब होता है कि जो वेबसाइट हमारी जितनी होती है उनकी इंडेक्सिंग स्टोर की जाती है, रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते हैं, फिर जिस लिंक को जहां से कलेक्ट करना होता है वो हम कर देते हैं, वो हमारा वेब इंडेक्स कहलाता है। A web index is designed to assist users in locating information on the World Wide Web. Web index are also referred to as catalog or directories. ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको कैटलॉग मिलता है कि आपको क्या डेटा सर्च करना है, सॉरी क्या आपको खाना है, क्या आप लेना चाहते हैं। वैसे ही वेब इंडेक्स होता है कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो डेटा सर्च कर रहे हैं वो जो है इंडेक्स के थ्रू हम निकाल सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक बार फिर से बता देते हैं। The hypertext allows for the integration of text, graphics, audio and video on a web page. ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि एक ऐसा पेज जिसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स सब कुछ आता है, ऐसा टेक्स्ट हमारा क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। ठीक, हमने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप सॉन्ग सुन सकते हैं ऑनलाइन, वीडियोस ऑनलाइन आप लोग देखते हैं, मूवीज देखते हैं, ये सब हाइपर टेक्स्ट के थ्रू ही परफॉर्म होता है। यहाँ पे लिंक क्रिएट करते हैं और लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने वो ऑडियो और वीडियो हम आपके सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है जिसको हम लोग ईमेल एड्रेस बोलेंगे। ईमेल एड्रेस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे पहले के जमाने में
हम लोग के पास एनवेलप हुआ करता था, उसी का कंसेप्ट को यूज करते हुए ईमेल एड्रेस बनाया गया था। ठीक है, तो पहला ईमेल सर्विसेज किसने बनाया था, कोई बताएगा? हालांकि नाम मुझे भी अभी बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ईमेल बनाया किसने था? इंडियन था एक बंदा जिसने ईमेल फर्स्ट ईमेल सर्विस बनाई थी, और फिर उसने माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने उसको हॉटमेल के नाम से लॉन्च किया था। ठीक, हॉटमेल के नाम से। तो हॉटमेल हमारी पहली ईमेल सर्विस थी जिसको एक इंडियन ने बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया था। ठीक, तो an email address identifies a person and a computer for the purpose of exchanging electronic mail messages। ठीक, तो बिल्कुल एनवेलप के कंसेप्ट पे ही ये काम करता है ईमेल जो होता है, और ईमेल के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट ईमेल के डिफाइन किए जाते हैं, यूजर नेम, डोमेन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और टॉप लेवल डोमेन। ठीक, तो अगर आप ध्यान देते होंगे, बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि ईमेल और वेबसाइट एड्रेस में कंफ्यूज रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम ही लोग से लोग कहते थे कि आप अपना वेबसाइट दे दीजिए, फिर वो बताते नहीं नहीं ईमेल एड्रेस दीजिए, तो कंफ्यूजन उनको रहती है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा amit@yahoo.com। ठीक, तो .com हमारा डोमेन का पार्ट हो गया, डोमेन का ही पार्ट है yahoo.com, और अमित जो हो गया वो यूजर नेम। तो किस पर्टिकुलर एड्रेस से आप कनेक्टेड है वो आपको बताएगा। जैसे amit@gmail.com लिखा, तो आप देखते होंगे कि @ और उसके बाद डोमेन नेम आपका रहता है, तो ये आपके ईमेल एड्रेसेस होते हैं। ठीक, इसमें बहुत सी सिक्योरिटीज चलती है, वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है हम लोग को। ये आपको एक एक एप्लीकेशन दिख रही है जो आउटलुक स्पेस की तरह है, जहाँ से हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, और रिसीव करते हैं। तो आप लोग इन जनरल सभी लोग अब मेल वेल यूज करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। इनबॉक्स, इनबॉक्स का मतलब जो मेल आपके पास आ रही है वो इनबॉक्स हुआ। आउटबॉक्स, आउटबॉक्स में आउटगोइंग मेल जो है स्टोर होती है। ठीक है, हम लोग को ज्यादातर सेंड करके एक ऑप्शन मिलता है, सेंड में अगर हम जाके चेक करें तो हमको ये दिखता है कि कौन सी मेल सेंड की गई है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ट्रैश। ट्रैश में क्या होता है कि जितनी मेल आपने डिलीट की होती है वो सारी मेल की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। आप उस डिलीटेड मेल को अगर आप रिट्रीव करना चाहते हैं, उस डिलीटेड मेल को रिट्रीव करना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ट्रैश से वो मेल फिर से उठा सकते हैं। मतलब ये ध्यान रखिएगा, ट्रैश आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि गलती से अगर आपने मेल डिलीट कर दी और आपको बाद में जरूरत पड़ रही है तो आप ट्रैश में जाके उस मेल को फिर से रिट्रीव कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको सारे आईएसपी देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर में आपके पास रिसाइकिल बिन होता है कि अगर गलती से कोई डेटा डिलीट हो गया, अब रिसाइकिल बिन से रिट्रीव कर सकते हैं। समझ में आ गया? ट्रैश तक। सीसी, सीसी इज कार्बन कॉपी। सीसी इज कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब सेम मेल आपको कई लोगों को एक साथ भेजना है तो आप सीसी करेंगे। ठीक, सीसी सेम मेल अगर आपको सबको भेजना है तो सीसी करेंगे। बीसीसी में भी यही होता है, लेकिन बीसीसी इज ब्लैंक कार्बन कॉपी। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए। जब सीसी में अगर हम लोग 10 20 50 लोग को मेल भेजते हैं तो क्या होता है कि हर आदमी के पास सारे ईमेल एड्रेसेस भी जाते हैं, सारे ईमेल एड्रेसेस भी जाते हैं जितने लोगों को हमने मेल भेजी होती है। लेकिन बीसीसी में क्या होता है कि सबके पास सेपरेट मेल जाती है, किसी को ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि और किसको किसको मेल गई हुई है। तो सीसी और बीसीसी क्लियर हो गया? सीसी और बीसीसी सबको समझ में आ गया?
ठीक, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी और बीसीसी मीन्स ब्लैंक कार्बन कॉपी। मतलब सीसी में अगर आप मेल भेज रहे हैं, सीसी में अगर आप मेल भेज रहे हैं तो जितने मान लीजिए 20 लोग को हमने मेल भेजा, तो 20 लोग की मेल एड्रेस आपके पास भी होगी, अगले के पास भी। लेकिन अगर हम ये नहीं चाहते कि किसी को ये पता चले कि हमने ये मेल और किसको किसको भेजी है, तब हम लोग बीसीसी अप्लाई करते हैं, ब्लैंक कार्बन कॉपी। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट पार्ट हमारा है रिप्लाई। आपको मालूम है कि जो मेल आपके पास आ रही है, आप रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो रिप्लाई का मतलब उस बंदे का एड्रेस, ईमेल एड्रेस अपने आप आपके पास आ जाता है। यू हैव टू राइट योर रिप्लाई मेल एंड सेंड इट। फॉरवर्ड में तो आप सभी लोग मास्टर हो गए होंगे व्हाट्सएप यूज करते हुए। व्हाट्सएप ने हम लोग को फॉरवर्ड करना तो सिखाई दिया है कि हम लोग जो फटाफट फॉरवर्ड करते हैं उसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि सेम मेल को अगर कई लोगों को या इंडिविजुअल को भेजना है तो आप फॉरवर्ड करते हैं। देन अटैचमेंट, शुरू में जब मेल आया था तो अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं हुआ करता था, सिंपल हमारा टेक्स्ट मेल जाया करता था। लेकिन बाद में अटैचमेंट का ऑप्शन आया जिसमें आप हर तरीके की फाइल को भेज सकते हैं, सिर्फ EXE फाइल आपकी नहीं जाती है। आप जिप फाइल भेजिए, ऑडियो वीडियो भेजिए तो लेके चला जाएगा। EXE फाइल इसलिए नहीं जाती है क्योंकि वायरस का डर रहता है, इसलिए आप कभी भी EXE फाइल मेल के थ्रू नहीं भेज पाएंगे। आप ट्राई करके देखिएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? EXE is executable file. EXE is executable file। जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं, उन फाइल्स को नहीं भेजा जा सकता। क्यों नहीं भेजा सकता? कि अगर मान लीजिए कि हमने एक वायरस बनाया और उसकी EXE बना के आपको मेल भेज दी, तो जैसे आप मेल खोलेंगे वो EXE फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी और वायरस अटैक आपके कंप्यूटर पे हो जाएगा। इसलिए वायरस को सॉरी इसीलिए EXE फाइल को कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको ये फैसिलिटी नहीं देता है कि आप EXE फाइल भेज पाए। अब क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा टर्म है बाउंस्ड। बाउंस का मतलब क्या हुआ कि जिस ईमेल एड्रेस पे आपने मेल भेजी, अगर वो एड्रेस उसको नहीं मिला तो बाउंस हो जाएगा। या बंदे का जो इनबॉक्स है अगर वो पूरी तरीके से फुल है तो भी हमारी मेल बाउंस हो जाती है क्योंकि वो उसको स्पेस नहीं मिलता है। दोनों चीज समझ में आ गई? जो डेस्टिनेशन एड्रेस है अगर वो उसको नहीं मिल रहा है तो वापस आएगी, और अगर बंदे का इनबॉक्स पूरी तरीके से भरा हुआ है तो भी वो मेल बाउंस हो जाती है। ये क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट है नेट एक्वेट। नेट एक्विटेट इट इज एसेंशियल फॉर ऑल यूजर्स। मतलब इसका ये है कि जैसे हम लोग को इस चीज को ध्यान देना होता है कि हम अगर किसी को, हम मान लीजिए अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं तो बहुत से लोग झांकते हैं कि क्या पासवर्ड डाल रहे हैं, बहुत से लोग की आदत होती है। या बहुत से लोग चुपचाप पीछे खड़े हो जाते हैं और देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं नेट के ऊपर। ठीक, आप किसको मेल भेज रहे हैं, क्या कंटेंट भेज रहे हैं। या मान लीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर खुला छोड़ के चले गए तो कोई बंदा आया और आपका मेल चेक कर रहा है कि किसको भेज रहा है, क्या भेज रहा है। ये नेट एडिक्वेट नहीं होते। ठीक, तो नेट एडिक्वेट में क्या होता है कि नेट एडिक्वेट मतलब सिंपली सिंपली मैनर। ठीक, कि आपके अंदर ये मैनर होना चाहिए कि अगर कोई मेल भेज रहा है या कोई अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है या किसी का मोबाइल रखा हुआ है और आपने उसका मोबाइल लेके चेक करना शुरू कर दिया कि व्हाट्सएप पे क्या है, फेसबुक पे क्या आया हुआ है। ठीक, तो ये नेट एटिक्वेट माना जाता है कि आप उस मैनर को ध्यान में रखिए। और ये ध्यान रखिए कि एक मोबाइल और एक लैपटॉप जिसपे आप काम कर रहे हैं वो उसका पर्सनल डेटा है,
और अगर वो आपको परमिशन नहीं दे रहा है तो आपके पास कोई भी राइट्स नहीं है कि आप उसके डेटा को देखें, सर्च करें या चेक करें। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? ये इमोशन से आप लोग सभी लोग वाकिफ होंगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब इतने पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेम्बर करना है। ये डेटा भी हम सबको भेज देंगे, ये पूरी फाइल हम भेज दे रहे हैं अभी, और ये फाइल आप लोग पढ़ डालिए पूरा, और जिसको जो डाउट है वो पूछ लीजिएगा। पूरा हमने जो है डाल रखा है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब इसके अंदर है, जो आप एक बार पढ़ के तैयार कर सकते हैं। मतलब इसमें एब्रीविएशंस भी हैं, तो एब्रीविएशन से आपका फायदा क्या होगा कि अगर अगर कोई भी क्वेश्चन एब्रीविएशन से रिलेटेड होगा तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो इतना सबको समझ में आ गया है? इतना क्लियर हो गया है? ठीक है, ये हो गया सबका। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को शुरू करना है। हमारा इंटरनेट का पार्ट और नेटवर्क का पार्ट खत्म हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल से शुरू करें कि आज से शुरू कर दें? ये हम लोग का हो गया, ये मैच ओवर हो गया है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी हमारी खत्म, कंप्यूटर हार्डवेयर खत्म, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खत्म, फंडामेंटल का पार्ट ऑलमोस्ट डन। ओके, ठीक है, इतना पार्ट हमारा डन हो गया है। हार्डवेयर हम लोग कर लिए, कंप्यूटर फंडामेंटल कर लिए, सॉफ्टवेयर कर लिए, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने पूरी कर ली। ठीक, अब हमारा कल जो शुरू होगा, मैं टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, कल बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो है वायरस। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इमोशंस में क्या रिपीट करें भाई, इमोशंस तो आप लोग व्हाट्सएप पे देखते ही हैं, जो पिक्चर्स आपके पास आती है वो पिक्चर्स आप लोग भेज देते हैं, यही तो होता है। व्हाट्सएप पे तो आप लोग इमोशंस यूज करते ही हैं। अगर आपको नाराजगी दिखानी है, आप हंसते हुए दिखाना चाहते हैं, आपके पास पिक्चर सेट होती है, वो पिक्चर आप भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और वो टॉपिक हमारा है वायरस। तो वायरस समझना अगर है, कितने टाइप के वायरस होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, ये सारी चीजें कल हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो कल टाइम पे रहिएगा। कल हम लोग का पूरा 1 घंटा वायरस के ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट 1 आवर। ओके, तो आज का खत्म करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर, ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं। अटैचमेंट का मतलब जो फाइल आप अटैच करके भेजते हैं वो अटैचमेंट हो गई। मेल के साथ जो फाइल आप अटैच करके भेजते हैं उसको अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपनी फोटो किसी को भेजना चाहते हैं, तो आप उसको अटैच करेंगे, वो मेल में डायरेक्ट दी जाएगी, तो आप उस फोटो को ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे, और वो जिसको आप भेज रहे होंगे वहां चली जाएगी। या अगर आपको किसी को सीवी भेजनी है तो आप अटैच करेंगे, वो सीवी दूसरे को चली जाएगी। ठीक, चलिए, ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय बाय।